हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज से हम लीट यानी कि लेटरल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मैकेनिकल पोर्शन को कवर करेंगे, क्योंकि मैकेनिकल पोर्शन से अधिकतम क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, और बता दें फ्रेंड्स कि कोर्स का लेवल हम थोड़ा सा हाई रखने वाले हैं, क्योंकि लीट के साथ साथ हम SSC जेई, RRB जेई और स्टेट जेई को भी कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से हम इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कराने वाले हैं। ठीक है, कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होती है। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। बोलने का मतलब ये है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग साइंस की वह शाखा है जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के एप्लीकेशन के साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स के साथ क्या करती है, डील करती है। ठीक है, इतना आपको जानकारी मिलती है इसके इंट्रोडक्शन से। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है आप देख सकते हैं कि इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू मेन ग्रुप्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के दो मुख्य ग्रुप है, जो कि पहला है स्टैटिक्स और दूसरा जो है क्या है, डायनेमिक्स। ठीक है, इतना। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टैटिक्स के बारे में, यानी कि स्थैतिकी के बारे में। स्टैटिक्स का एक और मतलब होता है स्थैतिक विज्ञान। ठीक है, और डायनेमिक्स का मतलब होता है कि गतिकी, यानी कि गतिक विज्ञान। ठीक है, तो चलिए सब जानेंगे कि स्टैटिक्स क्या होती है, स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो चलिए, द स्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट्स वाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडीज एट रेस्ट। मतलब ये कि स्टैटिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की वह शाखा है जो रेस्ट कंडीशन में किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्स और उसके प्रभावों के साथ क्या करती है, डील करती है। वो हमारी होती है क्या, स्टैटिक्स। एक बार और सुन लीजिए, स्टैटिक्स क्या होती है। स्टैटिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की वह शाखा है जो रेस्ट कंडीशन में किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेज और उसके प्रभावों के साथ क्या करती है, डील करती है। वही हमारी कहलाती है स्टैटिक्स, यानी कि स्थैतिकी। ठीक है, चलिए, अब डायनेमिक्स क्या होती है आप देख सकते हैं कि डायनेमिक्स क्या होती है। तो द डायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट्स व्हाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडीज इन मोशन। बोलने का मतलब यह है कि डायनेमिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच की वह शाखा है जो कि गति की अवस्था में किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेज और उसके इफेक्ट के साथ क्या करती है, डील करती है। वो होती है हमारी डायनेमिक्स। ठीक है, चलिए, अब आगे देख सकते हैं कि इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू ब्रांचेस। जो हमारी डायनेमिक्स होती है दो भागों में डिवाइड होती है। जो पहला डिवाइड है मतलब कि कैनेटिक्स, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो क्या है, काइनेमेटिक्स। यानी कि काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स दो भागों में ये क्या करती है, टूट जाती है। ठीक है, इसके दो ब्रांच है। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे काइनेटिक्स क्या होती है, उसके बाद हम जानेंगे काइनेमेटिक्स क्या होती है। तो काइनेटिक्स का डेफिनेशन आप सुन लीजिए कि द काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील्स विद द बॉडीज इन मोशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज। बोलने का मतलब यह है कि काइनेटिक्स डायनेमिक्स की वह शाखा है जो कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज, किस गति के कारण किसी भी मतलब कि बॉडीज के साथ क्या करती है, वो डील करती है। वो हमारी होती है क्या, काइनेटिक्स। चलिए देखिए, बोलने का मतलब यह है, मान लीजिए कोई भी बॉडी है। ठीक है, अगर ये मोशन में है, ठीक है, जब ये मोशन में है तो इस पर जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या करेगी, ये मोशन में आएगी। ठीक है, तब इस बॉडी के बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं तो उसको आप बोलेंगे काइनेटिक्स। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं काइनेमेटिक्स क्या चीज़ होती है कि द काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील्स विद द बॉडीज इन मोशन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फोर्सेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। देख लीजिए, बोलने का मतलब ये है कि काइनेमेटिक्स वो मतलब कि डायनेमिक्स की वह शाखा है जो कि गति की अवस्था में और गति से उत्पन्न फोर्सेज जो हमारे डेवलप होते हैं उसको बिना लिए, बिना कंसीडर किए, बस केवल वस्तु के गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, उससे आप बोलेंगे काइनेमेटिक्स। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है। ठीक है, ठीक, चलिए ये कोई बॉडी है, देख लीजिए आप यहाँ से, ये कोई बॉडी है। ठीक, अगर इस पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन इस वाले फोर्स को कंसीडर ना करके बस केवल इसके मोशन के बारे में हम अध्ययन करें,
या मोशन के साथ इस बॉडी के साथ ये क्या करती है, डील करती है, उसे आप बोलेंगे काइनेमेटिक्स। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं फोर्स के बारे में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक फोर्स का अहम हिस्सा है, यानी कि फोर्स बहुत ही रोल निभाता है, क्योंकि फोर्स के बिना कोई भी काम होता नहीं है। ठीक है, मैकेनिक्स के अंतर्गत। तो चलिए फोर्स के डेफिनेशन आप सुन लीजिए क्या है। इट मे बी डिफाइंड एज द एजेंट विच प्रोड्यूसेस आर टेंस टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रॉय आर टेंस टू डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ ए बॉडी। देखिए फोर्स वह कारक है जो किसी भी पिंड को या किसी भी वस्तु को या किसी भी बॉडी को अगर रेस्ट कंडीशन में रहेगी तो उससे क्या कर सकता है, चलायमान कर सकता है, या कोई अगर वस्तु चल रही है तो उसे क्या कर सकता है, रोक सकता है। वो हमारा होता है फोर्स। देख लीजिए, ए फोर्स वाइल एक्टिंग ऑन ए बॉडी में, मतलब जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे काम करता है तो क्या क्या घटनाएं घट सकती है, देख सकते हैं कि वो क्या कर सकता है कि चेंज द मोशन ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का मोशन वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अगर मान लीजिए अगर ये रुकी हुई है तो इसे चलायमान कर सकता है, अगर ये चलायमान है तो इसे रुका सकता है। इतना फोर्स में ताकत होता है। अब देखिए, रिटार्ड द मोशन ऑफ ए बॉडी, बॉडी को रिटार्डेशन दे सकता है। ठीक है, अब क्या कर सकता है, बैलेंस द फोर्सेज ऑलरेडी एक्टिंग ऑन ए बॉडी। देखिए अगर इस बॉडी पे कोई भी मतलब बहुत सारे अगर फोर्स काम कर रहे हैं, देख लीजिए अगर इस बॉडी पे अगर कोई भी फोर्स काम करेंगे तो एक फोर्स ऐसा होगा जो इस सारे फोर्स को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। ये हमारी बैलेंसिंग का ये बोल रहा है, यही बात बोल रहा है कि बैलेंस कर सकता है किसी भी फोर्स को। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेंथ इन ए बॉडी, किसी भी बॉडी में इंटरनल स्ट्रेस डेवलप कर सकता है। देख लीजिए इंटरनल स्ट्रेस क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। इसमें बॉडी में खिंचाव, तनाव कुछ भी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, इतना हमारा फोर्स काम करेगा। चलिए आगे देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वी मस्ट नो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फोर्स। मतलब कि फोर्स का जो अभिलक्षण है उसके बारे में जानेंगे कि फोर्स का अभिलक्षण क्या क्या है। तो देखिए फोर्स के क्या होता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब देख लीजिए न्यूटन। ठीक है, फोर्स के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स के पास क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है, जैसे मान लीजिए ये कोई मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे एक तल ले लूँगा। जैसे मान लीजिए कोई एक तल ऐसा ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगर इस पर फोर्स काम करेंगे, इस पर कोई फोर्स काम करेंगे तो देखिए फोर्स कैसे काम करते हैं, फोर्स लाइन ऑफ एक्शन की तरह भी काम करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फोर्स F1 ले लीजिए। ठीक है, फिर इसी लाइन में F2 फोर्स ले लीजिए, फिर इसी लाइन में मान लीजिए ये इसका डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, F3 फोर्स ले लीजिए। तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, यही बोल रहा है। अब देखिए द नेचर ऑफ फोर्स पुल आर पुश, देखिए फोर्स का जो नेचर होता है वो पुल और पुश टाइप का होता है। यानी कि फोर्स देख लीजिए अगर यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, पुश करेगा। ठीक है, क्या करेगा, पुश करेगा। लेकिन जब यही फोर्स हम यहाँ से लेके इसको खींचेंगे तो ये क्या कर जाएगा, पुल टाइप का नेचर हो जाएगा। ये क्या करेगा, पुल टाइप का नेचर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है कि द पॉइंट एट विच द फोर्स इज एक्टिंग, फोर्स क्या करता है, एक पॉइंट पे काम करता है। देख लीजिए कोई फोर्स है यहाँ पे एक पॉइंट पे काम करता है। ठीक है, चलिए अब आइए हम बात करते हैं फोर्स की यूनिट के बारे में कि फोर्स की यूनिट क्या है। तो फोर्स की यूनिट MKS पद्धति में KGF होता है, यानी कि किलोग्राम फोर्स होता है। और वही SI यूनिट में बात करें तो इसकी फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अगर हम MKS पद्धति में बात करेंगे KGF, फोर्स की यूनिट क्या होती है, KGF। अब देखिए मैं बता दूं कि KGF ये कहाँ से आया है। ठीक है, चलिए अब न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग आपने जाना होगा कि F = m × a होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, F = जो होता है m × a होता है। तो यहाँ पे m की जो वैल्यू होती है, m की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, kg। m की जो यूनिट होती है kg। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी को अगर आप आगे अगर डिराइव करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा KGF। ठीक है, और यही KGF के यानी कि इसकी SI यूनिट हमको क्या लेंगे, न्यूटन लेंगे। ठीक है, तो चलिए इतनी जानकारी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं रिजल्टेंट फोर्स के बारे में कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इट इज़ अ सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एट प्रोड्यूस्ड बाई ऑल द गिवन फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। देखिए बोलने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, इस पर बहुत सारे क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे फोर्स क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सारे फोर्स के बराबर एक ऐसा फोर्स होगा जो कि सारे फोर्स को कि बराबर एक अकेला फोर्स को क्या करेगा, बॉडी को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। वही हमारा होता है रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है,
आगे मैं इसको डिटेल में देने वाला हूँ इसका लेक्चर, ठीक है। देख लीजिए आगे क्या बोला जा रहा है, द रिजल्टेंट फोर्स में बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग 3 लॉ ऑफ फोर्सेज। देखिए 3 नियम दिए गए हैं, उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं कि वो 3 नियम कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में, यानी कि समांतर चतुर्भुज के नियम, बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। इट स्टेट्स दैट इफ टू फोर्सेस एक्टिंग सिमुलटेनियसली ऑन ए पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant may be represented in a magnitude and direction by the diagonal of a parallelogram which passed through their points of intersection। बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी भी कण पर, यदि किसी कण पर कार्यरत 2 बल समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उसका जो परिणामी होगा वो क्या करेगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। देख लीजिए आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे कि ये देख लीजिए ये हमारा फोर्स क्या है Q और ये हमारा फोर्स क्या है P, ठीक है, जो कि समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, डिनोट किया गया है। चलिए इतना समझ पा रहे हैं। लेकिन जब इन दोनों भुजाओं को अगर डिनोट करेंगे समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के द्वारा तो इसका इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जो होगा वो इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर इस डायरेक्शन में आर काम करेगा, ठीक है, यही बोला जा रहा है डेफिनेशन में, ठीक है। चलिए इसका जो रिजल्टेंट का फार्मूला होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं आर इक्वल टू होता है अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। चलिए डेरिवेशन कराने का टाइम नहीं है क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको मतलब कि फार्मूला रटना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फार्मूला आता है, जब यहाँ पे एंगल इसके देख लीजिए, जब रिजल्टेंट के साथ पी वाला, ये P वाला फोर्स जब मतलब अल्फा एंगल बनाएगा तब इसका फार्मूला एक और निकल के आएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपान P प्लस Q cos थीटा। देखिए इसका याद करने का मैं तरीका भी बता दे रहा हूँ कि कैसे आप याद रख पाएंगे, ठीक है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं tan अल्फा है ना, ठीक है, तो अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे tan है तो ऊपर साइन होगा नीचे कास्ट होगा, तो यहाँ से देख सकते हैं कि ऊपर साइन यानी कि Q कास्ट, इसके साथ जो होगा साइन होगा, इसके साथ क्या होता है साइन होता है और इसके साथ क्या होता है कॉस होता है, तो Q साइन थीटा अपान P प्लस Q कॉस थीटा, ठीक है, इतना आप रट सकते हैं। चलिए बातें समझ में आ रही है। चलिए आगे आप देख सकते हैं ट्रायंगल लॉस ऑफ फोर्सेस, यानी कि बलों के त्रिभुज नियम। बलों के त्रिभुज नियम क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि इट स्टेट्स that if two forces acting simultaneously on a particle be represented in a magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in order, then their resultant may be represented in magnitude and direction by the third sides of the triangle taken in opposite order। देखिए बोलने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी क्या है हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, तो ट्रायंगल के 2 भुजाओं के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ 2 फोर्स को हम क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। जिससे मान लीजिए हमारे ये क्या है कि 2 ट्रायंगल के भुजाएं हैं, जो कि यहाँ पे मान लीजिए कोई फोर्स P और यहाँ पे कोई फोर्स क्या है Q, ठीक है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं, इसका डायरेक्शन यही है और इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा इस ट्रायंगल को क्लोज करेगा, जबकि इस ट्रायंगल को क्लोज तो करेगा, ठीक है, जबकि इसकी जो डायरेक्शन होगी इन दोनों डायरेक्शन की क्या करेगी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यही इसका क्या होगा रिजल्टेंट होगा। तो बोलने का मतलब ये ट्रायंगल यही बोलता है कि अगर मान लीजिए कि 2 मतलब आसन भुजाओं के द्वारा, त्रिभुज के 2 आसन भुजाओं के द्वारा कोई भी फोर्स को P और Q को हम लें तो उसका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रायंगल को क्लोज करेगा, ठीक है, यही बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे कि पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में, ठीक है, कि बहुभुज का नियम, बलों के बहुभुज का नियम क्या होता है, ठीक है। तो इट स्टेट्स दैट इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग सिमुलटेनियसली ऑन ए पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय साइड्स ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, देन देयर रिजल्ट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। देख लीजिए बोलने का वही मतलब है, जिससे मान लीजिए कोई भी पॉलीगन आप ले लीजिए, ठीक है, कोई भी पॉलीगन ले लीजिए और उसको डायरेक्शन दे दीजिए और उसका मैग्नीट्यूड दे दीजिए P-Q-R-S-T, कोई भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको आप S ले सकते हैं। तो इसका देखिए इन सब का डायरेक्शन क्या है सेम है, ठीक है, इन सब का डायरेक्शन सेम है, लेकिन जो इसका रिजल्टेंट होगा
देख लीजिए इसका जो रिजल्टेंट होगा इसके अपोजिट साइड में होगा, यानी कि इस साइड होगा और इस पॉलीगन को क्या करेगा, क्लोज करेगा। यही हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट। तो पॉलीगन का नियम यही बोलता है और कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके 2-3 नोट्स हैं, उसके बारे में जान लेते हैं कि इसके नोट्स क्या क्या हैं, ठीक है। चलिए तो पहला नोट्स आप देख सकते हैं कि द रिजल्ट ऑफ मोर देन 2 इंटरसेक्टिंग फोर्सेस may be found out by resolving all the forces horizontally and vertically, ठीक है। देखिए कोई भी फोर्स है उसको रिजॉल्व करने का 2 तरीका होते हैं, एक डाउन मतलब कि हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, ठीक है। तो उसका यहाँ पे इस केस में जब उसको रिजॉल्व करेंगे तो उसका रिजल्टेंट कितना आएगा, अंडर यहाँ पे समेसन एच का होल स्क्वायर प्लस समेसन वी का होल स्क्वायर। एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली का जितना भी आप फोर्स होंगे उसको क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे, और वी का मतलब होता है जो भी हमारा वर्टिकली हमारे होते हैं उसको फोर्स को अब रिजल्व करके स्क्वायर करके ऑन रूट में लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए वही लाइन यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका एक और फार्मूला निकल के आता है जो tan अल्फा इजकल टू समेसन ऑफ वी अपान समेसन ऑफ एच, यानी कि जो भी हमारे क्या करते हैं कि वर्टिकली हमारे फोर्स होते हैं उसको सबको ऐड कर दो और अपान में जो भी हमारे हॉरिजॉन्टली फोर्स होते हैं उसको आप समेसन करके अपान कर दो, ठीक है। यही हमारा आ जाएगा tan अल्फा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, आप देख सकते हैं कि इफ़ द रिजल्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज 0 देन द पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम। देखिए अगर किसी भी मतलब की फोर्स, अगर बहुत सारे फोर्स हैं, ठीक है, जो कि लग रहे हैं किसी बॉडी पे, अगर सबका मतलब रिजल्ट अगर 0 आ रहा है तो फोर्सेस क्या होंगे, आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। यही बात बोला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सच ए सेट ऑफ फोर्सेस हुज रिजल्ट इज 0 इज नोन एन इक्विलिब्रियम फोर्सेस, और सभी फोर्स को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम फोर्सेस बोलेंगे। सब जितने भी फोर्स उस पर एक्ट कर रहे हैं उस बॉडी पे सबको को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम फोर्सेस बोलेंगे। एंड आगे क्या बोला जा रहा है कि द फोर्स which brings the set of forces in equilibrium is called an इक्विलिब्रियंट। देखिए वो अकेला फोर्स जो कि सबको इक्विलिब्रियम में लाएगा उसको आप बोलेंगे इक्विलिब्रियंट, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए मैं बता चुका हूँ कि जो ये रिजल्टेंट फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या करेगा, अपोजिट होगा, जो कि इन सबका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ठीक है। यही बात बोला जा रहा है। चलिए जो कि सबके फोर्स के योग के बराबर होगा अकेला, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं ए नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन, देख सकते हैं एक और कंडीशन है जो कि समेसन ऑफ हॉरिजॉन्टल का सबका योग कर देंगे, वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और समेसन ऑफ वी इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। ये हमारी कंडीशन बोलती है। चलिए आगे देख सकते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेज के बारे में कि सिस्टम ऑफ फोर्सेज, देखिए मैकेनिक्स के अंतर्गत कोई भी हमारा सिस्टम ऑफ फोर्सेज काम करता है, ठीक है। कोई भी मतलब कि एक फोर्स काम नहीं करता है, ठीक है, बहुत सारे फोर्सेज लगते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ फोर्सेज बोलेंगे। आप देख सकते हैं कि व्हेन 2 और मोर देन 2 फोर्सेज एक्ट ऑन ए बॉडी दे आर सेड टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ फोर्सेज। अगर किसी बॉडी पे 2 या 2 से अधिक अगर फोर्स अप्लाई किए जाएँ, किसी बॉडी पे अगर 2 या 2 से अधिक फोर्स अप्लाई किए जाए तो उस सारे फोर्सेज को क्या बोलेंगे, बलों की निकाय बोलेंगे या सिस्टम ऑफ फोर्सेज बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए जो हमारे सिस्टम ऑफ फोर्सेज होते हैं ये बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। मैं सबके बारे में डिटेल्स देने वाला हूँ, एक एक करके सबको मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो आता है आपका कोप्लेनर फोर्सेज आता है, फिर उसके बाद आता है कॉन्करेंट फोर्स आता है, फिर उसके बाद आता है कि कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स आता है, फिर उसके बाद आता है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज आता है, मतलब इसके कॉम्बिनेशन आते हैं, ठीक है। तो सबके मतलब पहले जानेंगे कोप्लेनर फोर्सेज, कॉन्करेंट फोर्सेज, उसके बाद इसके सारे कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे, पैरेलल फोर्सेज के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए तो देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे क्या बोला जा रहा है कि कोप्लेनर फोर्सेज के बारे में कि द फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर फोर्सेज। देखिए कोई भी प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में जो भी हमारे फोर्स हैं, ठीक है, इसका जो क्या होगा, लाइन ऑफ प्लेन, देखिए एक ही प्लेन में काम करेंगे, एक ही प्लेन में अगर काम करेंगे तो उसको आप बोलेंगे क्या, कोप्लेनर फोर्सेज, ठीक है, इतना। अब देखिए कॉन्करेंट फोर्सेज क्या बोला जा रहा है कि द फोर्सेज विच मीट एट वन पॉइंट आर नोन एज कॉन्करेंट फोर्स। देख लीजिए कोई भी आप प्लेन ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, कोई भी आप प्लेन ले सकते हैं जो कि बहुत सारे फोर्स यानी सिस्टम ऑफ फोर्सेस अप्लाई किए जा रहे हैं। अगर आपको लगे कि ये सारे फोर्स अगर एक ही मतलब पॉइंट पे काम करेंगे, एक ही पॉइंट पे अगर आके मिलेंगे तो उस फोर्स को आप बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। इस फोर्स को क्या बोलेंगे आप, कॉन्करेंट फोर्स बोलेंगे। देखिए कॉन्करेंट फोर्स का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए
ये हमारी कोई बॉडी है, ठीक। इस पर क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी भी बॉल को लेके हाथ में लेके दबाएंगे तो उससे बहुत सारे यही फोर्स लगता है, कॉन्करेंट फोर्स, यानी कि एक ही पॉइंट पे सभी सारे फोर्स क्या कर रहे हैं, अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, यानी कि कोप्लेनर भी हो और कॉन्करेंट फोर्स भी हो, तब उसे क्या बोलेंगे, उसका डेफिनेशन आप सुन लीजिए कि द फोर्सेज व्हिच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइज ऑफ एक्शन आर आल्सो लाइज ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। देख लीजिए, कोई भी हमारा प्लेन ले लीजिए, ठीक है, वो एक ही तल में काम करेंगे, लेकिन एक और कंडीशन रखी जाती है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट में मिलने चाहिए। देख लीजिए, ये एक ही प्लेन में बनाया हूँ, ठीक है, इस पर जो भी हमारे फोर्स काम करेंगे एक ही पॉइंट पे काम करेंगे, तो उसको आप बोलेंगे कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, मतलब एक ही प्लेन हो लेकिन फोर्स क्या करे, आपस में मिले ना, ठीक है। प्लेन तो एक ही होना चाहिए। देखिए आगे लिखा भी है कि द फोर्सेस विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, मतलब एक ही प्लेन हो बट उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए, देख लीजिए बताया हूँ, अगर ये फोर्स है F1, फिर ये F2, फिर ये F3, ऐसे काम करेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी रेलगाड़ी है, ठीक है, तो रेलगाड़ी की जो इंजन होती है, ठीक है, इंजन तो यहाँ पे होती है, ठीक है, मान लीजिए, तो इसके पीछे जो भी डब्बों के द्वारा फोर्स लगे जा रहे हैं, देख लीजिए ये डब्बों के द्वारा फोर्स लगे जा रहे हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे, ये लाइन ऑफ एक्शन की तरफ फोर्स काम कर रहा है, तो इसी को आप लाइन ऑफ एक्शन बोला जाता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला जा रहा है, आप देख सकते हैं कि नॉन कोप्लेनर ना तो एक ही प्लेन में हो और ना ही एक पॉइंट पे, मतलब एक प्लेन में ना हो बट एक पॉइंट पे मिलना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि द फोर्सेज व्हिच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइज ऑफ एक्शन डू नॉट लाइज ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेज, यानी कि उसका जो मतलब प्लेन अलग अलग हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्लेन अलग अलग भी ले सकते हैं, एक ही प्लेन में काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अलग अलग प्लेन में काम करेंगे फोर्सेज, लेकिन एक ही पॉइंट पे ये आपको मिलते हुए प्रतीत होंगे, ठीक है, आपको समझ में आएंगे कि एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं, तब उसको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। अगला पॉइंट देख सकते हैं कि नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, यानी कि द फोर्सेस व्हिच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाइज ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, यानी कि ना तो एक प्लेन में हो और ना ही एक पॉइंट में मिले, तब ऐसे फोर्सेस को बोलेंगे क्या, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। चलिए अब आगे हम जानेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस अभी तक के सेशन का, लॉमिस थ्योरम। लॉमिस थ्योरम के बारे में सब दोस्तों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन कुछ यहाँ पे देख सकते हैं रिवाइज के लिए, ठीक है, कि क्या बोला जा रहा है कि इट स्टेट्स दैट इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्सेज इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस में, ठीक है। चलिए देखिए बोला ये जा रहा है, जैसे मान लीजिए किसी भी सिस्टम पे, लेकिन वो फोर्स हमारा प्लेन कैसा होना चाहिए, कोप्लेनर प्लेन होना चाहिए, ठीक है। तो जो कोप्लेनर रहेगा तो उस पर जाहिर सी बात है कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट करेंगे, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पे कोप्लेनर फोर्स जब एक्ट कर रहे हैं तब क्या कर, जैसे मान लीजिए उसमें क्या करेगा, एक फोर्स जो होगा, एक फोर्स अगर होगा, ठीक है, तो ये वाला फोर्स इन दोनों फोर्स के क्या करेगा, बीच के एंगल वो क्या होना चाहिए, साइन का एंगल होना चाहिए, ठीक है। साइन के एंगल का क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी कि उसी के बीच क्या करेगा, प्रोपोर्शनल करेगा, ठीक है। आप मैथमेटिकली फॉर्म इसका देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं ये पी फोर्स है, ठीक है, तो पी और ये क्यू और आर के बीच का एंगल क्या है, अल्फा, तो पी जो होगा साइन अल्फा के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, और यहाँ पे क्यू जो होगा साइन बीटा के प्रोपोर्शनल होगा, और यहाँ पे आर जो होगा साइन गामा के प्रोपोर्शनल होगा। अगर इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो पी अपन साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू अपन साइन बीटा इज इक्वल टू आर अपन साइन गामा, ठीक है, इतना। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेयर पी क्यू आर द थ्री फोर्सेज एंड अल्फा बीटा गामा आर द एंगल ऑफ द सोन इन फिगर, ठीक है, 1.2। अल्फा बीटा गामा क्या है, ये एंगल है, और पी क्यू आर क्या है, वो क्या है हमारा कि फोर्सेज हैं, ठीक है। चलिए इतना। अब हम जानेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो चलिए मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो आइए अब हम मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी ऑन विच इज एक्ट्स। ठीक है, द मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अबाउट विच द मोमेंट इज रिक्वायर्ड एट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेज। ठीक है, देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, क्या बोला जा रहा है डेफिनेशन में कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है किसी भी बॉडी पे फोर्स के द्वारा क्या कर जाता है कि ये प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक टर्निंग इफेक्ट है। ठीक है, चलिए तो देख सकते हैं ये जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स होता है किसी भी बॉडी पे लगने वाले, देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए अगर हम दरवाज़ा ओपन करते हैं तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा फोर्स लगेगा P, देख सकते हैं ये हमारा फोर्स क्या अप्लाई किया जा रहा है, ये हमारा फोर्स P अप्लाई किया जा रहा है। लेकिन इसका फोर्स का देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है ये L दिया गया है, तो P इंटू एल के बराबर क्या करेगा, हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकली फॉर्म यही है P इंटू एल। तो आज के बाद से अगर कोई पूछे कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है तो आपको बस इतना सिंपल से बताना है कि अगर हम दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पर हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स काम करता है। ठीक है, चलिए तो आगे आप देख सकते हैं इसके यूनिट के बारे में कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एल यानी कि लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए इतना। अब बात करते हैं हम बेरिग्नान प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यानी कि लॉस ऑफ मोमेंट के बारे में। ठीक है, यानी कि बेरिग्नान थ्योरम क्या कहता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट इफ़ ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम देन the algebraic sum of their moments about any point is equal to the moment of their resultant force about the same point। देखिए अगर किसी भी बॉडी पे बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेस अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेस इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो एल्जेब्रिक सम का मोमेंट निकालेंगे, ठीक है, इन सारे फोर्स के बराबर एक तो रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा, इन सारे फोर्स के मोमेंट का एल्जेब्रिक सम निकाल लो। ठीक, और इस वाले फोर्स के मोमेंट के बराबर कर दो, तो वही हमारा होता है बेरिग्नान प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, एक बार और सुन लीजिए ध्यान से क्या बोला जा रहा है। अगर कोई भी आप कोप्लेनर फोर्सेस ले लो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कोप्लेनर फोर्सेस आप ले सकते हैं। ठीक है, आप स्वतंत्र है, कैसे कोप्लेनर फोर्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबका क्या करेंगे, अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट का सबका एल्जेब्रिक सम निकाल लीजिए। ठीक है, और इस सारे फोर्स के बराबर बॉडी को बैलेंस करने के लिए एक रिजल्टेंट फोर्स होगा और इस फोर्स का आप मोमेंट निकाल लीजिए। तो इस फोर्स के मोमेंट के बराबर इन सबके फोर्स के मोमेंट के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है, तो उसे आप बोलेंगे बेरिग्नान प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं पैरेलल फोर्सेस के बारे में। तो क्या बोला जा रहा है कि द फोर्सेस व्हिच लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर आर सेड टू बी पैरेलल फोर्सेस। देखिए ऐसा फोर्स जिसका क्या करता है, लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होता है। ठीक है, इसे मान लीजिए, देख लीजिए ये क्या करता है, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, फोर्सेस का पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। इसे मान लीजिए कि रेल की पटरी आपस में कहीं भी नहीं मिलती है, तो ये क्या कर जाएगा, पैरेलल फोर्सेस। नदी के किनारा आप देख सकते हैं, तो क्या है, पैरेलल फोर्सेस के एग्जांपल है। आगे देख सकते हैं कि इफ़ द पैरेलल फोर्सेस एक्ट इन ए सेम डायरेक्शन देन दिस आर नोन एज लाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर वो देख सकते हैं कि एक मतलब कि अगर सेम डायरेक्शन में अगर ये काम करे तो उसे आप बोलेंगे कि लाइक पैरेलल फोर्सेस। व्हेन द पैरेलल फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन दिस आर नोन एज अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर ये विपरीत डायरेक्शन में काम करे, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। दो जानकारी मिलती है, ठीक है, पैरेलल फोर्सेस से। चलिए अब हम बात करते हैं कपल के बारे में, यानी कि कपल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं कि द टू इक्वल आर अपोजिट फोर्सेस व्हेन लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट बट देख सकते हैं फॉर्म ए कपल इज शोन। देख सकते हैं कि दो ऐसे फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड होगा आप देख सकते हैं इक्वल होगा। दो फोर्स बराबर और विपरीत दिशा में अगर काम करेंगे तो उसके लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ऐसे फॉर्म को क्या बोलेंगे, एक कपल का फॉर्म ये बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई भी मतलब बर्तन लेते हैं
अगर उसके ढक्कन को, पेप्सी कुछ भी आप ले सकते हैं, अगर उसके ढक्कन को आप खोलेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या करता है, कपल काम करता है। दवा का ढक्कन हो या कुछ भी किसी भी चीज़ का ढक्कन हो तो खोलेंगे तो उस पर क्या करेगा, कपल काम करता है। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं कपल का एक मैथमेटिकली फॉर्म जो निकल के आता है वो क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स। देख लीजिए कि दोनों फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमारा एक्स है। ठीक है, बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है वही लिया गया है। ठीक है, एक्स इज शोन इन फॉर्म ऑफ एक कपल। देख सकते हैं यही कपल का फॉर्म शो किया गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कपल, देख सकते हैं इस प्रोडक्ट ऑफ द वन ऑफ द फोर्स एंड द आर्म ऑफ द कपल। देख सकते हैं कि कपल जो होता है, देखिए मोमेंट ऑफ जो कपल होता है वो क्या होता है, P इंटू एक्स के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, P हमारा क्या है, फोर्स है, एक कोई फोर्स लेंगे, दोनों फोर्स में से कोई भी एक लेंगे जो कि बराबर होगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं इसकी यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एक्स की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, तो न्यूटन मीटर ये भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे लाइन लिखी गई है, वो क्या लिखी गई है, ए लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट द कपल डू नॉट प्रोड्यूस एनी ट्रांसलेटरी मोशन। देखिए जो हमारा कपल होता है वो ट्रांसलेटरी मोशन डेवलप नहीं करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये क्या करता है, हमेशा ये स्ट्रेट लाइन मोशन देता है। ठीक है, बट ए कपल प्रोड्यूस द ए मोशन ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी ऑन विच इज एक्ट। देखिए जो मोमेंट ऑफ कपल होगा, देख सकते हैं यहाँ पे वो क्या करेगा, हमारा ट्रांसलेटरी मोशन डेवलप नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा देख सकते हैं बट एक कपल क्या होगा, वो हमारा ट्रांसलेटरी रोटेशन दे सकता है। ये देख सकते हैं कि इसका रोटेशन दे सकता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आज का समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको हमेशा लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।